हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है फाउंडेशन बैच में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके यूपीएससी के पीटी एंड मेंस में दोनों में ही लिखा हुआ है और वह है आपका पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज की हम बात करेंगे। आखिर पंचायती राज होता क्या है, क्या हमारे संविधान में जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था क्या उसमें इसको मेंशन किया गया था या फिर बाद में हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे। केवल एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जो चीजें हैं, जो आपका पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशन से जो टच है इस टॉपिक का, उसको भी हम साथ साथ कवर करेंगे। और लगभग 8 से 10 जो क्वेश्चन है, कुछ पीवाईक्यू एंड कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसको भी हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। तो देखो, चूंकि बेसिक क्लासेस है स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं है, बेसिक में भी आपको सारी चीजें एडवांस तक पढ़ाई जाएंगी। अभी शुरुआत की 2-3 ही क्लासेस ऐसी थी जिसमें हमने बहुत एडवांस टच नहीं किया, बहुत स्टैंडर्ड चीजों को नहीं पढ़ा। लेकिन फ्रेंड्स, आगे हम सारी चीजों को करेक्ट करेंगे विद करंट अफेयर, विद पीवाईक्यू। बस स्टार्टिंग की क्लासेस थोड़ा सा स्लो है ना। देखो, ये वाला जो चैप्टर है ये आपको बताता है पंचायती राज के बारे में। ये आपको बताता है कि व्हाट इज ग्राम सभा, व्हाट इज ग्राम पंचायत, सरपंच क्या होता है और पंचायत के लेवल क्या होते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो चैप्टर है आपको ये 4 टॉपिक्स बताता है। लेकिन इसके अलावा भी हम जो बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा, वह हम देखेंगे कि आखिर हिस्ट्री क्या रही। ठीक है, अगर हम ये देखें कि क्या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट या फिर इस तरह की जो गवर्निंग बॉडीज थे, क्या ये शुरुआत में ब्रिटिश काल में ही शुरू हुआ या फिर इसके पहले भी जो इसकी स्थापना और इसके पहले भी इस तरह की जो बॉडीज है वह वर्क कर रही थी। ठीक है, देन नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि देखो, पहले हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था। हमने 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए, जो हमने यहाँ पर संविधान में संशोधन किए, 73वां 74वां कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट्स हुए, इनके द्वारा हमने क्या किया, इनके थ्रू हमने लोकल सेल्फ गवर्निंग जो बॉडीज थे, पंचायतें और नगर पालिका, नगर निगम, नगर बोर्ड, इस तरीके के हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया। हम यहाँ पर ये 2-3 चीजें एक्स्ट्रा देखेंगे, साथ ही साथ हम इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, इससे आपकी एक अच्छी जो समझ है वह किसी विषय को लेके बन जाती है। हो सकता है कि आपको ग्राम सभा कुछ चीजें क्लिक ना हो जब मैं समझाऊं, जब मैं नोट्स बनाऊं, तो तीसरा तरीका आपके पास अंतिम जो बचता है कि क्वेश्चन में जब मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूं तब आप उसको समझ लें, है ना। ठीक है, आई होप आपको क्लासेस हेल्प कर रही होंगी। और स्टार्टिंग से चूंकि पढ़ रहे हैं तो इत्मीनान से एकदम नोट्स बनाइए। ठीक है, डजेंट मैटर कि अगर आपने मान लीजिए कभी गैप कर दिया तो आपको फिर वो 2 दिन का कवर करके उसको रिवाइज करना है, तो साथ साथ रिवाइज कर दीजिए। अगर एक लंबी जर्नी आपने अपने लिए रखी है, फॉर एग्जाम्पल ये जो बैच है 23 तो चला गया भाई, 24 एंड 25। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट 24 एंड 25 को लेकर सोच रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो बैच है वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 24 एंड 25। चलिए, तो हमारा डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन, गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट एंड की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप देख चुके। अब हम बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें आज पहला टॉपिक हमारा है पंचायती राज। ठीक है, देन हम रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ कर लेंगे और रूरल एंड अर्बन जो लाइवलीहुड्स है इसको हम एक साथ कर लेंगे। तो ये आपके एक एक चैप्टर्स में, एक एक लेक्चर में कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं पंचायतों की, लोकल गवर्नमेंट की। सबसे फर्स्ट देखो कि जब हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट की, पंचायती राज की, देखो इसकी शुरुआत होती है, अगर हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो वैदिक पीरियड में ग्रामनी, वैदिक पीरियड में सभा समितियां हुआ करती थी, है ना। अगर हम इसका थोड़ा सा इतिहास देखें, पृष्ठभूमि देखें, क्या आखिर इसका इतिहास रहा, बैकग्राउंड इसका क्या रहा। ठीक है, थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम इसका देखेंगे। बैकग्राउंड से चीजों को स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा आप कनेक्ट करोगे। तो बैकग्राउंड में हम वैदिक पीरियड से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वैदिक पीरियड से ही इस तरह की जो सभा समितियां थी वह चर्चा में थी, जो एक तरह से लोकल बॉडीज का ही काम कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने समिति वर्ड लिख लिया। ठीक है, इसके अलावा देखो, जब हम बौद्ध पीरियड की बात करेंगे, ठीक है,
अगर हम फ्रेंड्स बौद्ध पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमने बौद्ध पीरियड में भी इस तरह की समितियां सुनी। साथ ही अगर हम मौर्य काल की बात करेंगे, मौर्यन पीरियड्स की बात करेंगे, तो इस समय में भी इस तरह की जो समितियां हैं वह चर्चा में रही। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई। आगे देखो, लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक तरह से आधुनिक काल में या फिर जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, जब आपका इसकी परिचय होता है और यहां आप पढ़ते हैं कि ब्रिटिश काल में, है ना, ब्रिटिश काल में किसके द्वारा किसे कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस। अगर हम ब्रिटिश एरा में बात करें तो यहां पर फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, ठीक है, किसे कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, जिसने सबसे पहले मुकामी बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उससे हमें परिचित कराया। और यह कौन था, 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। 1882 में लॉर्ड रिपन, 1882 में जो लॉर्ड रिपन था फ्रेंड्स, ठीक है, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वह कहा जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो जब हम लॉर्ड रिपन की बात करेंगे तो रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक, या स्थानीय शासन लिख लो, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, स्थानीय शासन का, ठीक है, जो जनक है वह कहा जाता है। इसके द्वारा सबसे पहले कुछ लोकल बोर्ड्स या मुकामी बोर्ड टाइप की जो संस्थाएं वह बनाई गई थी, जो कि स्थानीय स्तर पर, है ना, जो कि लोकल अफेयर्स को एक तरीके से देखती थी। यहाँ पे आप आगे याद रखेंगे कि इसके बाद जब हम 1909 की बात करेंगे, 1909 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, 1919 का जो आया था और 1935 का जो आया था, इसमें कई इस तरह के जो प्रावधान और संशोधन है वह किए गए थे। ठीक है, 1935 यहां पर ये जो एक्ट बने थे, इन तीनों ही एक्ट में कुछ ना कुछ ऐसी बातें शामिल थी जो कि लोकल गवर्नमेंट या फिर पंचायती राज से संबंधित थी। तो ये यहां पर हम एनसीईआरटी में ये बात नहीं की, लेकिन हाँ, हम पंचायत को अगर पढ़ रहे हैं तो हम शुरू से देखते हैं कि जैसे कि हम मौर्यन पीरियड की बात करें तो यहां पर 100 गांव का एक मुखिया होता था। ठीक है, जो 100 विलेजेस थे उसका एक हेड होता था, जिसको कि शतग्रामाधिपति जो है वह कहा जाता था। इसके अलावा हम देखेंगे कि गुप्ता पीरियड में भी एक ग्रामक होता था, मतलब विलेज का एक हेड होता था। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रहे हैं, वो बात अलग है ना, जब हम दे रहे हैं वो बात अलग है। लेकिन अगर हम शुरुआती तौर पर देखें तो ऐसा तो होगा ना भाई कि एक नगर है या एक टाउन है, ठीक है, चाहे वह गांव है, शहर है, नहीं फर्क पड़ता, लेकिन किसी ना किसी तरीके से तो उसकी व्यवस्थाएं बिजली, पानी और बाकी समस्याओं की हो ही रही होगी ना। बस वही व्यवस्थाएं एक तरह से लोकल अफेयर्स में आता है। ठीक है, तो यहां पर लोकल गवर्नमेंट में हमने ये देखा। अब देखो, एक इंफॉर्मेशन सुनो, ठीक है, अच्छा डेफिनेशन सुनो। जब भी कुछ भी पढ़ो, अगर पंचायती राज पढ़ो और फॉर एग्जांपल कोई आपसे कह दे कि 30 वर्ड में या 20 वर्ड में ये बताओ कि पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट जो है ये किससे कहा जाता है, ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो परिभाषा एकदम आपको सटीक आने चाहिए। ठीक है, ये तो आपको एकदम की टर्म्स के साथ, कि किसी ने अगर पूछा या फिर दिमाग में आया भी जैसे ही लोकल गवर्नमेंट, आपको तुरंत इसके जो कीवर्ड्स थे, जो डेफिनेशंस थी, वह आपको याद आ गई। ठीक है, आओ देखते हैं आखिर ये है क्या। मैं यहां पर आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूं, इसको आपको जरूर याद करना है, बाय वर्ड आप याद रख लो। देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द मैनेजमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट is the management of local affairs, is the management of local affairs। ठीक है, of local affairs, किसका मैनेजमेंट करना है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल अफेयर्स है उसका मैनेजमेंट करना। ठीक है, किसके द्वारा, बाय सच लोकल बॉडीज, बाय सच लोकल बॉडीज, बाय सच लोकल बॉडीज। ठीक है, मतलब जो लोकल बॉडीज है, जो स्थानीय स्तर पर संस्थाएं हैं, उनके द्वारा लोकल अफेयर्स को मैनेज करना। ठीक है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है।
हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। ठीक है, तो ये जो लोकल बॉडीज हैं ये कैसे होंगी, कैसे चुनाव होगा इनका? ठीक है, तो आपको याद रखना है, हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द, आप सीधा मेंस के आंसर में भी इस डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं, बस इसीलिए मैंने आपको एक की टर्म्स बताया। ठीक है, हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल्स। अब देखो इसके हम की टर्म्स निकालते हैं। ठीक है, हम इस डेफिनेशन के की टर्म्स निकालते हैं, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? एक प्रबंधन, एक मैनेजमेंट है किसका? लोकल अफेयर्स का, स्थानीय मुद्दों का। ठीक है, किसके द्वारा? बाय सच लोकल बॉडीज, मतलब जो लोकली जो बॉडीज बनी हुई है उसके द्वारा। और ये होगी कैसे, ये अस्तित्व में कैसे आएंगी? सो इलेक्टेड के द्वारा, और इलेक्शन किसके द्वारा? लोकल पीपल के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन जो है ये याद होनी चाहिए। इस तरह की डेफिनेशंस को आप बाय एकदम कीवर्ड से बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है? स्थानीय मुद्दों का, स्थानीय जो भी अफेयर्स हो रहे हैं, लोकल अफेयर्स हो रहे हैं, उन सभी का एक तरह से प्रबंधन है, जो कि वहां की ही एक लोकल बॉडी कर रही है, जिसका की चुनाव वहां के लोगों के द्वारा ही, स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया गया है। सो इसको हम क्या कहेंगे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। हो गई डेफिनेशन याद, है ना? थोड़ा सा हमने इसका बैकग्राउंड भी देख लिया। अब लेकिन देखो एक पॉइंट इसमें समझो कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा संविधान लिखा गया था, हमने अपने संविधान में ही इसको क्यों नहीं तभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वह दे दिया? क्यों क्यों ऐसा क्यों नहीं किया? तो हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में जब हम गवर्नमेंट के स्तर की बात करेंगे, सरकार के स्तर की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि शुरुआत में कि दो स्तर हुआ करते थे, है ना? शुरुआत में केवल ये दो स्तर थे जब हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947, तब हमारे यहाँ दो स्तर पर सरकारें थी। एक तो केंद्र, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर जो सारे ऐसे नेशनल अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे उसको देखता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, और दूसरा राज्य स्तर पर सरकारें थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? स्टेट गवर्नमेंट था। तो यहाँ पर जो राज्य सरकारें थी वह राज्य के स्तर पर मुद्दों को देख लिया करती थी, जो नेशनल एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट है वह पूरे देश के और महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे उनको निपटा लिया करते थे। लेकिन हमने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में तीसरा जो दर्जा शामिल किया, हम सभी को याद, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि ये हमने जो हमारा ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था फ्रेंड्स, उसमें हमने इसको शामिल नहीं किया। बाद में कब शामिल किया? तो हमने 73rd एंड 74, ठीक है, 73rd एंड 74 जो हमारे संविधान में संशोधन हुए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए थे, इनके द्वारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज थी, ठीक है, लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट थी ये अस्तित्व में आई। ठीक है, अब लोकल लेवल पर गवर्नमेंट देखो, या तो विलेज हो सकते हैं, या तो गांव हो सकते हैं, या तो शहर हो सकते हैं। तो यहां पर क्या किया गया था? पंचायतें, ठीक है, जो पंचायत थे और जो नगर पालिका, नगर परिषद थे, जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद थे, इनको एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट बॉडी का दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन एक दर्जा दिया गया। ठीक है, अब देखो, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 73rd एंड 74 दो ये अमेंडमेंट है, और इन दोनों के द्वारा, एक के द्वारा अस्तित्व में आएगा पंचायतें, दूसरे के द्वारा अस्तित्व में आएंगी जो टाउन, एक तरह से जो शहर के लिए अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें कि हम नगर पालिका, नगर निगम की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डेफिनेशन, और यहां पर हमने देखी कि अगर हम लेवल की बात करें तो शुरुआत में क्या था। अब देखो हम बात करेंगे 73rd एंड 74 की। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लो, एडवांस है लेकिन हमें ये समझना है। ठीक है, 73rd एंड 74th, ठीक है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स।
सबसे फर्स्ट देखो फ्रेंड्स, अगर हम 73वें संविधान संशोधन की बात करें 73rd की, तो ये जिससे जुड़ा था ये था हमारा ग्रामीण प्रशासन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और जब हम 74 की बात करेंगे तो 74 जिससे जुड़ा हुआ था वो था हमारा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो 73rd ग्रामीण प्रशासन से जुड़ा हुआ था, ग्रामीण क्षेत्रों से, और जो आपका 74 है ये जुड़ा हुआ था शहरी क्षेत्रों के प्रशासन से। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। आगे देखो 73rd जो अमेंडमेंट था इसमें हमने ग्रामीण विकास को जोड़ा और इसमें हमने जो पार्ट जोड़ा वह था पार्ट 9 संविधान में, ठीक है, पार्ट 9 जो भाग 9 है हमने यहां पर जोड़ा। और याद रखना कि 74 की जब हम बात करेंगे तो हमने यहां पर जोड़ा पार्ट 9 क्लॉज ए, भाग 9 का, ठीक है, भाग 9 का पार्ट 9A हमने यहां पर इसको जोड़ा। अब देखो आर्टिकल्स भी कुछ जोड़े जिसमें चीजों को और भी ज्यादा जो डिफाइन है वह किया गया। तो आर्टिकल्स हमने कौन कौन से जोड़े, याद रखना कि आर्टिकल 243 से लेके 243 243 है ना, 243 से लेके आर्टिकल 243O तक, 243O तक ये आर्टिकल आपके जोड़े थे ग्रामीण प्रशासन से 73rd में, और 74 में 243P से शुरू किया गया। आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG, ठीक है, ये आर्टिकल जोड़े थे। याद रखना बच्चों कि अब इसमें भाग हो गया, अनुच्छेद हो गए। अब हम बात करेंगे इसमें कि कौन सी यहां पर अनुसूची या फिर जो हम बात करेंगे कि यहां पर कौन सा जो शेड्यूल है उसको जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची यहां पर जोड़ी गई, ठीक है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, कभी कभी हम पाठ में और अनुसूचियों में है ना, पाठ में और जो शेड्यूल है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि अनुसूची जो है, ठीक है, अगर हम शेड्यूल की बात करें तो यहां पर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 11th, और यहां पर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें अलग से जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, शहरी विकास डेवलपमेंट था, इसको शामिल किया गया। आगे देखो कि इसमें जो शेड्यूल 11 थी इसमें थे टोटल 29 सब्जेक्ट्स, और ये 29 सब्जेक्ट ऐसे थे जो कि पंचायतों को हैंडओवर करने थे, और जो पंचायतें थी वो जाके इस पर क्या करती, नियम बनाती, ठीक है। और जो 12th जो आपका शेड्यूल था इसमें थे 18 सब्जेक्ट, और ये 18 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें कि जो आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है वह इस पर काम करेगा, ठीक है। तो हमने 73rd में जोड़ा पंचायतें, 73rd बेसिकली हम इसको बोल देते हैं पंचायतें, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज। और 74 जो हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, सामान्यतः हम इसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका इनके नाम से जानते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाई एरिया कमेटी, नोटिफाई एरिया कमेटीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐड किससे हुई, जो आपका 74 था। तो ये 73 और 74 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ये हो गया, ठीक है। अच्छा देखो इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वह सुन लो, 73 74 तो हो गया। अच्छा ये देखो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर ये जो बात है वह कही गई है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वह प्रमोट करेगा जो आपके लोकल अफेयर्स है, ठीक है, इनकी एक तरह से ऑटोनॉमी और इनकी इंडिपेंडेंस को। तो हम यहाँ पर डीपीएसपी की बात करेंगे। डीपीएसपी में ये प्रोविजन किया गया था, ठीक है। डीपीएसपी में हम देखेंगे जो आर्टिकल 40 था, इसको याद रखना, गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व हमारे संविधान में दिए गए हैं, ठीक है। तो डीपीएसपी में हम देखेंगे आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक काफी सारे जो प्रोविजन है वह किए गए हैं, और इसी में आर्टिकल 40। अच्छा जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने डीपीएसपी पहली बार सुना होगा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, इसमें वो बातें, वो
प्रावधान शामिल है जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि जो सरकारें हैं वह नियमों को बनाते समय, पॉलिसीज को बनाते समय इनको ध्यान में रखेंगी। ठीक है, तो अब देखो आर्टिकल 40 क्या कहता है इसका कि द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत सच पावर एंड अथॉरिटी। तो डीपीएसपी में यह कहा गया कि जो स्टेट है, यहां पर नगर पालिकाओं के लिए बात नहीं की गई, यहां पर यह कहा गया कि जो स्टेट है वह पावर और अथॉरिटी देगा, इसके लिए स्टेप्स उठाएगा, है ना, किसके लिए, पंचायतों के लिए, किसके लिए, पंचायतों के लिए, ठीक है, पंचायत के लिए। तो इसलिए इसको याद रखना, गांधीवादी भी कहा जाता है, गांधीवादी डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा जाता है। तो वो सारी चर्चाएं हम आगे करेंगे, ठीक है, अभी परेशान मत होना, और जिस बच्चे को ज्यादा लग रहा हो वो आप डीपीएसपी को पढ़ सकते हैं। चलो ये हो गया। अब देखो इससे एक और एक्ट जुड़ा है, इसका केवल यहां पे नाम जान लो, पेसा एक्ट 1996। ये भी आगे पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट 9th और 10th में फिर से इसको पढ़ेंगे, तब हम पेसा एक्ट को पढ़ेंगे, द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे बाद में। ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में सीधा आपका शुरू कहां से होता है, आपका शुरू होगा सीधा कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, पंचायत के स्तर क्या है। अब आप 6 में तो है नहीं, है ना, तैयारी आप कर रहे हैं यूपीएससी का, और कोई बच्चा ये सोचे कि नहीं मैं केवल वही पढ़ूंगा जो एनसीईआरटी में, तब तो हो गया काम। एनसीईआरटी का हमें यूज करना है अपने टॉपिक्स को समझने में, बेसिक को समझने में, उसको स्टैंडर्ड तक जाने में, हमें उसका एक तरह से यूज करना है उन चीजों में, है ना कि केवल वही पढ़ के बैठ जाना है। तो यहां पर हमने क्या किया कि सीधा आपको केवल ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बता दे। एक तो ये तरीका हो सकता था, मैं आपको ये बता दूं कि पंचायत के जो है वह 3 स्तर है। एक तरीका ये हो सकता है, या तो एक तरीका जो हमने अपनाया कि शुरुआत से हम एकदम बैकग्राउंड में गए। बैकग्राउंड में मैंने आपको जो बताया बच्चों, फ्रेंड्स, जो मैंने, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम आपकी उम्र उतनी नहीं है ना, स्टूडेंट्स बोला करें, फ्रेंड बोला करें। चलो, सो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि यहां पर जो बैकग्राउंड हमने समझा पहले, कि अगर आप मान लो कभी मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप बैकग्राउंड से चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, है ना। आपको ज़्यादा लिखना है, आपके पास वर्ड्स कम है, तब आप इन चीज़ों को, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इसकी बात कही गई, आप डीपीएसपी आर्टिकल 40 का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो तरीका अपनाया है कि हमने पूरे थोड़ा सा बैकग्राउंड से जाके समझ लिया कि अच्छा वैदिक काल में भी थे, एक आध लाइन यहाँ से ले लो, ठीक है। फिर हमने ब्रिटिश की बात की, और स्पेशली हमने देखा कि ब्रिटिश काल में जो लॉर्ड रिपन था, इसको फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कहा था। इसके द्वारा मुकामी बोर्ड स्पेक्ट्रम में दिया हिस्ट्री के, जो बच्चे अगर बेसिक नहीं है वो पढ़ सकते हैं वहां से, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हमने पहले डेफिनेशन देख ली। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द लोकल अफेयर्स बाय सच लोकल बॉडी एंड हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल, ठीक है। साथ ही हमने देखा कि पहले जो है वह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पर ही जो हमारा गवर्नमेंट था उसकी एक तरीके से प्रेजेंस थी, ठीक है। लेकिन हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेटस दिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज को, 73rd एंड 74 आपका अमेंडमेंट था, ठीक है। साथ ही हमने देखा कि डीपीएसपी में आर्टिकल जो 40 है वह कहता है कि जो स्टेट है वह स्टेप उठाएगा किसके लिए, कि जो विलेज पंचायत है उसको पावर एंड अथॉरिटी मिल सके, ठीक है। साथ ही यहाँ पर पंचायत एक्सटेंशन एक्ट है, उसको हम आगे समझेंगे नेक्स्ट, जब आगे हम लोकल अफेयर्स और इन सबको पढ़ेंगे। क्लियर। चलो, तो अब हम आते हैं ग्राम सभा में। अब हम आते हैं, पढ़ते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, सरपंच कौन होता है, सेक्रेटरी कौन होता है, ठीक है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का एक सचिव होगा, सेक्रेटरी होगा, वह कौन होता है। कुछ क्वेश्चंस की भी हम बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन आपसे पहले पूछ लूं क्या? नहीं, अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है ना, ये नहीं पूछती हूं वरना परेशान हो जाएंगे कुछ बच्चे। तो देखो, ग्राम सभा की बात करते हैं। बेसिकली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा में कौन कौन शामिल है। ग्राम सभा लिखते जाओ, है ना, केवल यहां मत देखना, साथ साथ नोट्स बनाते चलो। ग्राम सभा देखो, जैसे कि हम देखते हैं कि गांव में ग्राम सभा, जानते हो कौन है? ग्राम सभा है ये जो बैठी हुई जनता है, ये ग्राम सभा है। ग्राम सभा तो पूरा जो गांव है, एक क्षेत्र में रहने वाले, एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो कि वयस्क हो, एडल्ट हो, 18 साल की उम्र जो है
18 साल की आयु उन्होंने पार कर ली हो, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे और यही ग्राम सभा बाद में मिलकर इन सभी को चुनेगी जो ये पेड़ के नीचे बैठेंगे। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी भाषा में पहले ये याद रख लो कि ये हमारे पंच और सरपंच होंगे। ठीक है, ये पंच और सरपंच होंगे। ग्राम पंचायत के अंतर्गत पंच सरपंच ये सब आएंगे। और जब हम ग्राम सभा की बात करेंगे तो ग्राम सभा कौन होगी? ये जो नीचे बैठे हुए लोग हैं ये ग्राम सभा में आएगा। ठीक है, तो चलो एक तो आप समझ गए, आपको उससे थोड़ा सा याद रह जाएगा कि अच्छा ग्राम सभा मतलब नीचे बैठे हुए लोग। तो देखो बेसिकली ग्राम सभा आखिर है क्या और ग्राम सभा जो है वह आखिर काम क्या करती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि ग्राम सभा में यूपीएससी ने यह पूछा था कि ग्राम सभा का जो मेंबर है वह सभी उस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति होंगे। अरे सभी व्यक्ति नहीं होंगे, उस पर एज लिमिट लगा हुआ है ना कि जो 18 प्लस होंगे वही उसमें शामिल होंगे। तो देखो ग्राम सभा काम क्या करेगी, पहले ये बताते हैं ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वह कौन होते हैं। ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होंगे? एनीवन हु इज 18 ईयर ओल्ड, हु इज 18 ईयर और मोर लिख देते हैं। ठीक है, 18 ईयर और मोर, 18 साल या उससे ज्यादा हो, एंड हु हैज द राइट टू वोट, एंड हु हैज द राइट टू वोट, उसे वोट देने का भी अधिकार हो। हु हैज द राइट टू वोट, मान लो उसको वोट देने का अधिकार नहीं और वो 18 साल का है, तब ऐसे भी किस काम का। तो दो बातें यहां पर आपको याद रखना है कि ग्राम सभा के मेंबर वो होंगे जो कि 18 प्लस होंगे और इसके अलावा उनको राइट टू वोट भी होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो ये सुपरविजन का काम करेगी, ये जो बॉडी है ग्राम सभा ये अकाउंटिंग का काम करेगी। ठीक है, तो ये मेंबर्स हमने देख लिए, अब हम थोड़ा सा जो वर्क है वह देख ले। तो बेसिकली एक तरह से ये क्या होगी, एक रेगुलेटरी बॉडी होगी। ठीक है, एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, एक विनियामक एक तरह से संस्था होगी जो कि ग्राम पंचायत पर, जैसे आगे पंच और सरपंच चुने जाएंगे ना, उन पर नियंत्रण रखने का काम करती है। तो यहां पर एक तरीके से हम देखेंगे कि एक रेगुलेटरी, एक सुपरवाइजरी जो फंक्शंस है वह इसका होगा। और ये क्या करेगी, माइक्रो प्लानिंग करेगी। ठीक है, माइक्रो जो प्लानिंग करना ये इसका काम होगा, सुपरविजन जो फंक्शन है वह इसका काम होगा। इसके अलावा ये सोशल ऑडिट का काम करेगी। ठीक है, सोशल ऑडिट का जो काम है वह भी इसके द्वारा किया जाएगा। तो ये इसके वर्क हो गए। अब देखो कि ग्राम सभा की जब बैठक होती है तो लोग अपनी जो योजनाएं हैं वह सामने रखते हैं, ग्राम पंचायत के सामने रखते हैं, पंच सरपंच के सामने रखते हैं, और उसके बाद जो लोकल अफेयर्स और बाकी सारी चीजें हैं वह चलती है। ठीक है, तो यहां पर ग्राम सभा का आप थोड़ा सा समझ गए। अब देखो हम ग्राम पंचायतों को समझते हैं। ये तो था ग्राम सभा, ठीक है, ये तो था ग्राम सभा। अब आओ थोड़ा सा ग्राम पंचायत को भी समझ लें। ठीक है, ग्राम पंचायत की बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये जानो कि जो ये ग्राम पंचायत है ना, ये आंसरेबल होगी ग्राम सभा के लिए। ये आंसरेबल होगी, ये एक तरीके से जवाबदेह होगी, उत्तरदायी होगी। किसके लिए? ग्राम सभा के लिए। और क्यों होगी? क्योंकि ग्राम सभा के जो लोग हैं वही ग्राम पंचायत को चुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा के जो लोग हैं वही क्या कर रहे हैं, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं इनको चुन रहे हैं, इसी वजह से। अब देखो ग्राम पंचायत, देखो ग्राम पंचायत जो एक पंचायत एरिया है, हमने क्या किया, उसको कई वार्ड में डिवाइड कर दिया। हमने यहां पर जैसे कि वार्ड ए, बी एंड सी, ठीक है, हमने क्या किया, इसको वार्ड ए बी सी में डिवाइड कर दिया। और यहां पर ये जो वार्ड थे, वार्ड से जिसको हमने चुना, इसको हमने यहां पर पंच कह दिया। जैसे वार्ड मेंबर हम सीधा कह देते हैं किसमें, शहरी क्षेत्रों में, और यहां पर हमने जो वार्ड में इसको बांटा था उसको हमने पंच कह दिया। ठीक है, तो यहां पर ये कौन हो गया बच्चों, ये पंच हो गया। ठीक है, तो जो वार्ड पंच है, सरपंच है, इनको मिलाकर ग्राम पंचायत बनेगी जो कि 5 साल के लिए काम करेगी। तो ये जो आपके वार्ड है, जो पंच थे, ये कौन है, ये आपके प्रतिनिधि तो है, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव से, इसको आपने डायरेक्ट ही तो चुना था, है ना। ये कौन है, ये आपके जो पंच हैं, ये आपके प्रतिनिधि हैं। तो यहां पर देखो
कि जो पंच है ग्राम पंचायत में कौन कौन आएगा? सरपंच, जिसे कि पंचायत हेड भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे कि पंचायत हेड भी कहा जाता है, पंचायत प्रेसिडेंट कहा जाता है, सरपंच आएगा, पंच आएंगे, इनसे मिलकर ग्राम पंचायत बनेगी कितने कितने समय के लिए? तो इसका जो टर्म है, ग्राम पंचायत का जो टर्म है, ये क्या होगा? 5 ईयर होगा। 5 साल के लिए ये जो बॉडी है वह काम करेगी, ठीक है, 5 साल के लिए जो बॉडी है वह काम करेगी। और आपको याद रखना है कि पंचायत और बाकी सारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो प्रत्यक्ष तरीके से यहाँ पर पंच और सरपंच का जो चुनाव है वह कर रहे हैं। तो ये आपका ग्राम सभा हो गया और ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है। तो देखो, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में एक अंतर क्या है कि ग्राम सभा जो है वह एक तरह से लोकल असेंबली टाइप की है। ग्राम सभा क्या हो गया? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें, ठीक है, इसके बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो याद रखना कि जो आपका ग्राम सभा है ये एक तरीके से जनरल असेंबली हो गया, ये आपका जनरल असेंबली हो गया। अब चूंकि उस क्षेत्र के लोग जो 18 वर्ष से ज्यादा थे वही इसके मेंबर थे, तब वो तो बदलेंगे नहीं। दैट मीन्स ये एक परमानेंट बॉडी है। दैट मीन्स क्या है? ये परमानेंट है, ठीक है, ये परमानेंट एक तरीके से बॉडी हो गई। अब आगे देखो, नेक्स्ट जब हम बात करेंगे किसकी? ग्राम पंचायत की। तो ग्राम सभा के सदस्यों को तो हमने 5 ईयर के लिए चुना था ना, तो इसलिए याद रखना कि यहां पर ये जो है पब्लिक वेलफेयर, हेल्थ और एजुकेशन के लिए सीधे काम करेगी। तो ग्राम पंचायत क्या करेगी? सीधा सीधा ग्राम पंचायत का जो वर्क होगा, जो भी हेल्थ है, मतलब हेल्थ को लेकर या बाकी जो एजुकेशन को लेकर, इस तरह के जो भी अफेयर्स, जो भी मुद्दे हैं, इस पर डायरेक्ट काम करना, ये काम ग्राम पंचायत का होगा, ठीक है। जनरल असेंबली का ये काम नहीं होगा। जनरल असेंबली का हाँ एक काम हो सकता है एक तरीके से कि रेगुलेटरी एंड माइक्रो प्लानिंग करना, ठीक है, और इसमें सभी एडल्ट जो सिटीजन है वे ग्राम सभा के एक तरीके से मेंबर्स होंगे। और देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है कौन? अगर हम यहाँ पर कहें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बॉडी है वो ग्राम पंचायत होगी, क्योंकि जो वर्क होंगे हेल्थ, एजुकेशन एंड बाकी जो अदर वर्क होंगे, पब्लिक वेलफेयर को लेकर जो वर्क होंगे, ये सारे वर्क इसके द्वारा किए जाएंगे। पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, ये सारे जो वर्क है वे किसके द्वारा किए जाएंगे? ग्राम पंचायत के द्वारा। अब 5 ईयर के लिए है तो परमानेंट तो है नहीं, तो यहां पर आपको याद रखना है कि इसका जो टर्म है बेसिकली ये आपकी टेम्परेरी बॉडी है, ठीक है। याद रखना कि ये जो बॉडी है वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी बॉडी है। तो ये हो गया ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। चलिए आगे चलते हैं। अब चलो आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपको वरीयता क्रम में इसको अरेंज करना है। सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत, इसकी मैंने अभी आपसे बात नहीं की, ठीक है। ग्राम पंचायत, पंच एंड सरपंच, पंच एंड सरपंच, तो आप समझ गए कि भाई सबसे पहले जो है वह पंच आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमने वार्ड में डिवाइड किया था, है ना, तो वार्ड मेंबर जो है ये पहले आ रहे थे, उसके बाद सरपंच आ रहा था। तो यहाँ पर पंच और सरपंच है ना, इन दोनों से मिलकर आपकी क्या बन गई? ग्राम पंचायत बन गई। तो सबसे पहले क्या आया? पंच आया, ठीक है, पंच आया ना, फिर उसके बाद सरपंच आया। इंग्लिश में भी ये वर्ड यूज हो जाते हैं, अदरवाइज आप एक तरीके से जो सरपंच है इसको एक प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, पंचायत प्रेसिडेंट, ठीक है। सो पंच आया, सरपंच आया, और यहां पर फिर हम देखेंगे कि फिर उसके बाद ग्राम पंचायत है और फिर उसके बाद सेक्रेटरी है, ठीक है। सरपंच आ गया, फिर उसके बाद है आपका ग्राम पंचायत, और फिर उसके बाद है आपका जो सेक्रेटरी होगा, ठीक है, जो आपका सेक्रेटरी होगा, सचिव जो होगा, सेक्रेटरी सचिव। तो ये आपका क्रम हुआ। अब देखिए आप इसमें आंसर देखते रहिए क्या है। तो देखो बच्चों, हमने देखा था कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतों को कई वार्ड में बांटा था हमने, है ना, जैसे कि A, B and C, और यहां पर जो आपके वार्ड मेंबर थे इन्हें ही हम पंच कह रहे थे। अब इसके अलावा देखो हमने बात की आगे सरपंच की। तो जो सरपंच है, जो पंचायत प्रेसिडेंट भी इसको कहा जा रहा था, ये ग्राम सभा के लोग इलेक्ट करेंगे, इलेक्टेड बाय ग्राम सभा, इलेक्टेड बाय ग्राम सभा, ठीक है।
तो ग्राम सभा के जो लोग हैं वह सरपंच को क्या करेंगे, इलेक्टेड करेंगे, उसको चुनेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत का जो टर्म है, हमने क्या देखा, 5 ईयर का इसका टर्म है। 5 साल के लिए जो ग्राम पंचायत है ये अपने अधिकार में आएगी। और जब हम बात करेंगे सचिव की, तो याद रखना बच्चों कि ये जो सचिव है ना, ये ग्राम सभा का भी सचिव होगा एंड ये ग्राम पंचायत का भी सचिव होगा। ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, ठीक है, ये क्या होगा, इन दोनों का ही एक तरह से सचिव होगा। और याद रखना बच्चों कि ये जो सेक्रेटरी है, खैर इसके बारे में आगे बताऊंगी मैं, है ना। तो यहां पर आंसर आपका क्या बन गया, सबसे पहले पंच, देन सरपंच, फिर ग्राम पंचायत, फिर ग्राम सचिव। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जब तक ये बता रही थी और अगर आपके दिमाग में ये क्लिक नहीं हुआ ऑप्शन नंबर डी, तो थोड़ा सा सोचने का विषय है ना आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए आपसे कहता है द पंचायती राज सिस्टम इज द थर्ड टायर ऑफ लेवल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार का तीसरा स्तर है। अच्छा ये बताओ कि आपकी जो सीधी भागीदारी एक तरह से, और जब लोकतंत्र की हम बात करेंगे, भागीदारी पार्टिसिपेशन हम लास्ट पढ़ चुके, तो यहां पर आपका एक तरीके से जो स्तर है ये पंचायतों वाला, आप यहां से पहला काउंट करोगे, यहां से फर्स्ट काउंट करोगे। तो याद रखना कि जो आपका पंचायती राज सिस्टम है ये थर्ड नहीं बल्कि ये फर्स्ट टायर है, ठीक है, ये प्रथम स्तर है, फर्स्ट टायर है, प्रथम स्तर है। सो ये जो फर्स्ट है यही इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। सेकंड इंफॉर्मेशन देखते हैं, द पंचायत समिति हैज ग्राम पंचायत अंडर इट, ठीक है, विद इन द हेल्प ऑफ पंचायत समिति जिला परिषद रेगुलेट द मनी। ये भी सही है कि पंचायत समितियों की सहायता से जो जिला परिषद है वो एक तरीके से ग्राम पंचायतों के बीच में धन का जो वितरण है उसको रेगुलेट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन को। अबव द पंचायत समिति इज जिला परिषद, ठीक है, पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद है। तो आगे हम इसके जब भाग देखेंगे ना, ठीक है, जिला परिषद है, ब्लॉक लेवल पर है, और फिर उसके बाद आपका ग्राम पंचायत है, उसकी हम बात करेंगे। क्लियर। तो यहां पर हमने ये देखा। अब आगे देखो तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत हमने देख लिया, इसके बीच का अंतर भी हमने देख लिया कि जो आपकी ग्राम सभा है ये एक जनरल असेंबली टाइप की सभा हो गई आपकी, ठीक है, ग्राम सभा क्या हो गई, एक जनरल असेंबली हो गई। और यहाँ पर जो भी एडल्ट, जो भी वयस्क है, जो कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनका एक तरह से जिनके पास राइट टू वोट है, वो इसके सदस्य होंगे और ये एक परमानेंट बॉडी है। ग्राम पंचायत की जब हमने बात की, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इलेक्टेड है, किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम पंचायत जो है वह इलेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज है लाइक पब्लिक वेलफेयर, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सभी को ये देखेगा। और ये बेसिकली टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो टर्म है वह 5 ईयर का है। क्लियर हुआ इतना, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखो आपका जो सेक्रेटरी वाला पार्ट बचा है ना, वो मैं क्लास के साथ साथ आप क्वेश्चन के साथ साथ हम उसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम इस पे बात करते हैं कि जो पंचायत के स्तर है वह क्या होते हैं। पंचायती राज के स्तर, द लेवल ऑफ पंचायती राज। सबसे फर्स्ट तो देखो बच्चों, हम जानते हैं कि इसके जो है वह 3 स्तर होंगे, ठीक है, 3 स्तर होंगे। सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं, पंचायती राज के जो 3 स्तर है, सबसे पहले हम टॉप से शुरू करते हैं, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट लेवल है वह क्या होगा, इसका जो शीर्ष स्तर है, जो इसका हाईएस्ट लेवल होगा, शीर्ष स्तर होगा, वह क्या होगा, जिला परिषद। आप सभी ने सुना है जिला परिषद, है ना। तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद हम इसको कहेंगे। क्या कहेंगे हाईएस्ट लेवल को, जो आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है या जिला परिषद। जिला परिषद याद रखना है, इंग्लिश में भी जिला परिषद जो वर्ड है वह ऐसे ही यूज होता है, जिला परिषद भी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड जिला परिषद, ये क्या होगा, ये हाईएस्ट लेवल होगा, जहां पर एक तरीके से पूरे जिले के लिए जो योजनाएं हैं, है ना, जो सारी स्कीम है वेलफेयर की, वो सारी चीजें बनाई जा रही हैं। तो ये सारे काम कहां पर होंगे, ये होंगे सबसे जो टॉप लेवल है, जो हाईएस्ट लेवल है, यहां पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत में ये काम होगा। अब इसके बाद देखो बच्चों,
सेकंड जो हम यहाँ पर लेवल देखेंगे वो किसका होगा? सेकंड लेवल होगा आपका, जैसे कि आप ब्लॉक देखते हैं, ब्लॉक लेवल है, जनपद पंचायत इसको कहा जाता है। तो ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल था, ये आपके ब्लॉक लेवल पर था। ठीक है, सेकंड जो लेवल है वो आपका किस पर था? ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पर। ठीक है, तो याद रखना विकास खंड स्तर हम इसको कह सकते हैं। ब्लॉक लेवल पर ये विकास खंड। आपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सुना है? बीडीओ है ना, इसी लेवल पर होता है। तो विकास खंड स्तर पर हम देखेंगे एक ब्लॉक लेवल पर। सो ये हम इसे जनपद पंचायत भी कह देते हैं। अब देखो इसके सारे नाम आपको याद रखना है। जनपद पंचायत को इंग्लिश में भी आप एज इट इज जनपद पंचायत, एंड जो जिला परिषद है ये वर्ड एज इट इज यूज होते हैं। ठीक है, केवल ट्रांसलेशन इसका आपको करना है। तो यहाँ पर जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति, याद रखना बहुत सारे नाम है। ठीक है, एक से ज्यादा नाम है, जनपद पंचायत या फिर हम पंचायत समिति। अब इसके अलावा देखो, जब हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपका रूरल एरिया है, इसमें पहले लेवल पर क्या होगा? ठीक है, इसका अगर हम फर्स्ट लेवल देखें, पहला स्तर अगर हम देखें, तो यहां पर होगा पंचायतें। ये आ गया पंचायत। ठीक है, यहां पर होगी बच्चों पंचायत, जिसे कि हम कहेंगे ग्राम पंचायत। ठीक है, तो हमने देखा कि ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होगा, ये सबसे एक तरीके से हाईएस्ट लेवल होगा, जो कि विकास खंड के लिए और बाकी पंचायतों के लिए भी जो योजनाएं हैं वह बना रहे हैं। तो पंचायत समिति जनपद पंचायत होगा, ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर की पंचायत सबसे नीचे है ना, और ये थर्ड हो गया आपका जिला परिषद या फिर जिला स्तर की पंचायत, जो कि हाईएस्ट लेवल होगा, सारी योजनाओं को देखेगा। अब देखो नेक्स्ट हमने देखा था कि जो ग्राम पंचायत है ये आंसरेबल है। किसके लिए आंसरेबल है? ग्राम पंचायत किसके लिए आंसरेबल होगी? ये आंसरेबल होगी ग्राम सभा के लिए। ये आंसरेबल होगी किसके लिए? ग्राम सभा के लिए। क्यों होगी? क्यों होगी ग्राम सभा के लिए आंसरेबल? क्यों होगी? क्योंकि ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वही इलेक्ट कर रहे हैं पंचायत के जो मेंबर्स हैं, पंच है, सरपंच है, इन सभी को। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन से आपको काफी सारे जो टॉपिक्स है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, है ना। सो फर्स्ट यहाँ पर ग्राम सभा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत। और याद रखना, मैं यहाँ पर स्टार लगा देती हूँ, यूपीएससी ने सेंटेंस को पूछा था। ठीक है, सो यहाँ पर ग्राम सभा मतलब उन सभी एडल्ट, उन सभी वयस्कों की बैठक जो कि पंचायतों के द्वारा कवर किया गया जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें है। डेफिनेटली हमने इसको पढ़ा था कि ग्राम सभा में कौन होगा? जो भी 18 साल का है ना, जिसे राइट टू वोट है, वो इसमें शामिल होगा। देन सेकंड है देयर एग्जिस्ट वन पंचायत फॉर एवरी विलेज। हर गांव के लिए एक ग्राम पंचायत मौजूद है। अगर आप 2011 का जो सेंसस है वह देखेंगे, ठीक है, तब आप देखेंगे कितने ज्यादा गांव है, लाखों की संख्या में गांव है। ठीक है, तो क्या उन हर एक गांव के लिए पर्सनली एक पंचायत होगी, या फिर एक जो पंचायत है वह एक या फिर एक से ज्यादा जो विलेज उसको कवर करेगी? तो डेफिनेटली सेकंड वाला है ना, कि एक से ज्यादा जो विलेज है उसको भी ये कवर कर सकती है। सो सेकंड स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखो, मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा इलेक्ट अ सरपंच हु इज ऑल्सो द पंचायत प्रेसिडेंट। ग्राम सभा के जो मेंबर्स है वह सरपंच का चुनाव करेंगे, जो कि पंचायत का प्रेसिडेंट होगा। सो डेफिनेटली यहां पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, सेकंड को छोड़ दो तो आंसर आपका क्या आ गया? 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 आपका यहां पर आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, ये देखो कि जो पंचायत है वह आखिर काम क्या करती है। अगर हम ग्राम पंचायत के काम की बात करें कि ये जो काम है वह क्या क्या करेगी, तो ग्राम पंचायत का काम होगा कि जो भी जन सुविधाएं, जो भी पब्लिक फैसिलिटीज है, एक तरीके से उनका चाहे कंस्ट्रक्शन का काम करना हो या फिर उनका मेंटेनेंस का काम करना हो। ठीक है, स्थानीय कर निर्धारण करना, वसूली करना, जो भी लोकल जो टैक्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो आप देखते हैं कि कोई संडे मार्केट लगा है ना, तो वहां पर आप देखोगे कि जो वहां पर वेंडर और बाकी सब है उनसे एक टैक्स वसूला जाता है। तो वो बेसिकली क्या, ऐसा नहीं कि वो स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस टैक्स को कलेक्ट करेगी। तो यहां पर ये जो टैक्स है वो ग्राम पंचायत की आमदनी में आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि इसके क्या कार्य होंगे, क्या इसके सोर्स होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्वेश्चन से हम कवर करेंगे अबाउट सोर्स फंड फॉर द पंचायतें। क्या हाउस टैक्स आएगा?
डेफिनेटली आएगा। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, डेफिनेटली। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स, हाँ ये तो मिलेगा। गवर्नमेंट ने मान लीजिए मनरेगा स्कीम बना दी या कोई भी स्कीम बनाई तो वे उस स्कीम के कवर करने के लिए उस पंचायती क्षेत्र को फंड्स एलोकेट करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन यहां पर देखो फोर्थ क्या लिखा है, स्टेट डेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, ठीक है, कि यहां पर जो आपका सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है वह रिकमेंड करेगा तब राज्य आपको देगा, ठीक है, जो राज्य सरकार है वो आपको देगा। नहीं भाई, ये गलत हो गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे आर्टिकल 280, ठीक है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत अगर यूनियन गवर्नमेंट आपको फंड करेगा, फंड एलोकेट करेगा, देन उसके लिए सेंट्रल आपका जो फाइनेंस कमीशन है ये रिकमेंडेशंस करेगा। और अगर स्टेट से इस तरह के फंड चाहिए तब आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन है, राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए काम करेगा, है ना। सो यहां पर फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, फोर्थ, और यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए, अच्छा एक और बात सुन लीजिए, जैसे कि आप करंट अफेयर में हाल ही में 24 अप्रैल निकला, तो 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, याद रखना 24, जैसे कि हम 2022, अब 23 आ गया तो अभी हमने 13वां मना लिया, ठीक है। अभी हमने 2023 में 13 जो पंचायती राज दिवस है यह हमने मनाया। और बेसिकली हमें पता है कि संविधान का जो आर्टिकल 40 है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी में है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां पर उल्लेख किया गया है, ठीक है। साथ ही देखो कि जो आपका 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था 1992 में, इसे बेसिकली इसी के माध्यम से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। और यहां पर आपको याद रखना है कि इसी दिन ये 24 को ही लागू हुआ था, और इसी वजह से हम 24 को जो हम देखेंगे भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है इसके द्वारा 24 अप्रैल को पंचायती राज जो डे है वह सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या पंचायती राज प्रथम स्तर है लोगों की भागीदारी का, एक लोकतंत्र का? डेफिनेटली, है ना, फर्स्ट सही है। सेकंड देखो, पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू अदर लेवल, पंचायती समिति एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। अभी हमने पंचायत के लेवल की बात की ना, कि क्या पंचायती राज सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो पंचायत है, ठीक है, फिर उसके बाद जनपद पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। जिला परिषद एक्चुअली मेक डेवलपमेंट प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो जिला परिषद ही तो ये काम कर रहा था, क्योंकि ये हमने देखा था कि हायर लेवल की अगर हम बात करें तो सबसे उच्च स्तर पर कौन काम कर रहा था, यही जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने जिला परिषद की बात की। तो डेफिनेटली ये डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं बना रहा था वह सबके लिए थी, है ना, तो यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए थी। सो इसमें, और देखो 4 क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ जिला परिषद स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ग्राम पंचायत। याद रखना कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है ना, कि जिला परिषद की सहायता से जो राज्य सरकार है वह मनी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राम पंचायत के लिए एलोकेट करेगी, है ना, इसको इसकी हेल्प करेगी। अब देखो बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि यहां पर आपको याद रखना है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जिला परिषद है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जिला परिषद है ये रेगुलेट करेगा मनी डिस्ट्रीब्यूशन को, ये रेगुलेट करेगा मनी डिस्ट्रीब्यूशन को, याद रखना है इस बात को, ठीक है। सो यहां पर 4 स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट चूंकि आपसे पूछा था, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब वही चीज क्वेश्चन के फॉर्म में आती है तब हमें थोड़ी सी टफ लगती है, इसलिए मैं आपकी प्रैक्टिस साथ साथ करा देती हूँ कि आपको नोट्स तो बहुत आसानी से समझ में आ गई। चलो ठीक है, मैंने नोट्स बना दिए, आपने जो नोट्स है वह एज इट इज बना लिए, आपने अकॉर्डिंगली बना लिए। लेकिन ये देखो बच्चों कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस पे तब तक आपका वो चीज जो है वह आप उसको ठीक तरीके से उस नॉलेज को एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे आप उसका। विथ रेफरेंस टू ग्राम सभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो ग्राम सभा के बारे में 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। क्या ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा, सेक्रेटरी होगा, क्या वह ग्राम सभा के लिए भी सेक्रेटरी होगा? बिल्कुल सही। सेकेंड स्टेटमेंट आपसे कहता है सेक्रेटरी इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, पंच, सरपंच
ये इलेक्टेड थे, है ना। लेकिन जब हम सेक्रेटरी की बात करेंगे तो ये इलेक्टेड नहीं होगा बच्चों। इलेक्टेड का मतलब क्या हुआ, लोगों ने आपको इलेक्ट किया है ना। इलेक्टेड का मतलब क्या हुआ, लोगों ने आपको चुना है एक तरीके से। लेकिन जब हम बात करेंगे अपॉइंटेड की, अपॉइंटेड की, ठीक है, नियुक्त वर्ड आएगा इसके लिए, क्या, नियुक्त कौन करेगा, तो याद रखना कि जो सेक्रेटरी है उसको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, अपॉइंट किया जाएगा, ना कि वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होगा, ठीक है। सो सचिव एक निर्वाचित नहीं बल्कि सरकार के द्वारा एक नियुक्त व्यक्ति होता है, बिल्कुल सही है ये बात। यूपीएससी ने पूछा था कि जो सेक्रेटरी होगा पंचायत का उसको भी इलेक्ट किया जाएगा, वो इंफॉर्मेशन गलत थी। तो यूपीएससी ऐसे छोटे छोटे से सेंटेंस पूछती है, ऐसा नहीं कि कोई आपसे बहुत बड़ी चीज पूछती या फिर ऐसी चीज पूछती जो कि पता नहीं है या फिर बुक में है नहीं। अरे भाई एनसीईआरटी की लाइन से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व कराती हूँ देन मैं आपको सोर्स भी बताती हूँ, अच्छा इस जगह पर ये सोर्स जो है वह अवेलेबल है, ठीक है। थर्ड देखो, द सरपंच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। सरपंच जो है वह ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बैठक बुला के रिकॉर्ड रखेगा। अरे भाई अगर ये काम सरपंच करेगा, आप खुद सोचो कि मान लो जो गांव में सरपंच बना वो एक अनएजुकेटेड व्यक्ति है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, वो ये काम कर लेगा रिकॉर्ड रखने का और ये सारी। अरे इस तरह के जो काम है सरकार क्यों है, तो सरकार इसके लिए क्या करेगी, सरपंच को रखेगी या फिर प्रेसिडेंट को रखेगी, सेक्रेटरी को रखेगी। सेक्रेटरी इसीलिए तो है, मेन सेक्रेटरी का काम ही यही होगा, ग्राम सभा ग्राम पंचायत प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है उस चीज को देखना, है ना, इस चीज को देखना, रिकॉर्ड्स को रखना, ये सारी चीजें, कार्यवाही का जो रिकॉर्ड है ना, तो ये सारी जो कीपिंग है ये सब काम किसका होगा, सेक्रेटरी का होगा भैया, ना कि यहाँ पे सरपंच का होगा। सो थर्ड स्टेटमेंट इसमें गलत होगा। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए जो है इस पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा। चलिए एक और क्वेश्चन जो कि सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत से हो जाए, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो क्या काम करेगा, तो ये ग्राम सभा का सचिव भी है, बिल्कुल सही। वह एक निर्वाचित व्यक्ति है, इलेक्टेड है या अपॉइंटेड है, क्या बताया मैंने आपको, यहां पर इलेक्टेड लिखा है अपॉइंटेड नहीं लिखा, तो क्या ये सही होगा कि ये गलत होगा, तो याद रखना कि ये इलेक्टेड नहीं है, ये अपॉइंटेड होगा, है ना, नियुक्त व्यक्ति है, सरकार के द्वारा नियुक्त, सरकार का अधिकार, सरकार का एक अधिकारी है ये, तो ये नियुक्त होगा, अपॉइंट होगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग एंड ग्राम सभा, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट, अच्छा इसमें इनकरेक्ट पूछा, ये भी पढ़ लेना, ये भी हमारे लिए लिखा होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछा है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो कि आपके लिए एक तरह से आउट ऑफ द बॉक्स होगा, निर्मल ग्राम पुरस्कार, बस ये संबंधित है पंचायतों से, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, ठीक है। सीधे तरीके से नहीं, केवल एनसीईआरटी थोड़ी पढ़नी, उससे संबंधित और भी जो चीजें हम एक तरीके से उसको 360 में कवर करने की कोशिश करें, तभी तो बेस मजबूत बनाओगे। केवल एनसीईआरटी पढ़ के कौन सा आपको छठी क्लास की परीक्षा देनी है। तो यहाँ पर देखो, इट इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट ओनली द फीमेल पंचायत हेड। ये जो निर्मल ग्राम पुरस्कार है इसकी जब शुरुआत की गई थी कि जो भी पंचायतें हैं वो कितनी अपने यहाँ स्वच्छता रखती हैं, एक तरीके से उसको प्रोत्साहित करने के लिए, तो जो फीमेल पंचायत हेड हो या फिर मेल पंचायत हेड हो, दोनों के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप ओपन डेफिकेशन फ्री क्लीन विलेज, सो यहाँ पर सेकेंड जो है ये सही स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने जाना हिस्ट्री क्या है लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है, बैकग्राउंड क्या रहा, और लास्ट अगर हम रिपन की बात करें डेफिनेशन क्या थी, हमने लेवल देखे कि शुरुआत में सेंट्रल और स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला 73rd 73rd एंड 74 आगे जाके बहुत विस्तार से हमें पढ़ना है 11 में एंड बाकी सब में। यहां पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया, जबकि यहां पर इस बुक में ये नहीं है ना, थोड़ा सा हमें आगे भी पढ़ना है। सो 73rd में हमने रूरल एंड अर्बन के लिए 74 अमेंडमेंट किया, पार्ट 9 जोड़ा, 73rd 9A जोड़ा हमने किसमें 74 के लिए। ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत की हमने यहाँ पर बात की, ग्राम पंचायत में आपके वार्ड मेंबर जिसपे कि हम पंच कहे, ठीक है, और हम जो पंचायत का हेड होगा, प्रेसिडेंट होगा, अध्यक्ष होगा, वो आएगा, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपको याद करनी है, ठीक है, पढ़ लेना एक बार बच्चों इन सबको कि ग्राम सभा क्या है,
ठीक है, विलेज पंचायत का क्या काम होगा, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। और हमने काफी सारे जो क्वेश्चन है वह किए। हमने लेवल की बात की, द लेवल ऑफ पंचायती राज, तो 3 लेवल की बात की। हाईएस्ट लेवल आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत होगा, जिला परिषद होगा, देन ब्लॉक लेवल विकासखंड स्तर पर आपका जनपद पंचायत, पंचायत समिति, देन आपका सबसे पहले पंचायत होगा। ठीक है, बाकी हमने कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पर बात की। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी हमने देखा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल की क्लास में हम बात करेंगे कि जो आपका एक रूरल एरिया है एंड आपका जो अर्बन एरिया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। तो कमेंट्स जरूर कीजिए, बिकॉज ऑफ आपके कमेंट्स से ही हमें पता चलता है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।